नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब तो वीगन बन जाइए। वीगन आप लोग जानते हैं ना, एक बार एक वीडियो बनाया था। एक ऐसा समुदाय, एक ऐसी धारणा है, एक ऐसी मान्यता है, एक ऐसी समझ के लोग हैं जो जानवरों से पैदा होने वाली किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, और वो दूध भी इसीलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके बहुत सारे रीजन हैं, उनके बहुत सारे तर्क हैं। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं क्योंकि वो ये मानते हैं कि दूध का उत्पादन गायों पे अत्याचार का नतीजा है, और वो अत्याचार किस हद तक होता है ये सारा उस वीडियो में वीगन्स की धारणा के अनुरूप बताया गया है। लेकिन आज का वीडियो वीगन्स पे नहीं है। आज का वीडियो इस बात पर है कि दूध का दाम जिस तरह आसमान पे जा रहा है, हो सकता है एक दिन आपको भी वीगन्स की तरह बादाम का दूध पीना पड़े और आपको लगे कि बादाम का दूध पीना फ़ायदे का सौदा है। दूध हो रहा है महंगा, और महंगे पर महंगा। आज हम समझेंगे कि वो क्यों महंगा हो रहा है, और हम ये भी समझेंगे कि आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में हमको दूध उतना आसानी से मिल पाएगा जितना पीछे के सालों में मिलता रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अलग अलग लोगों के अलग अलग हिसाब हैं। कोई कह रहा है 13 महीने में दूध इतना महंगा हो गया, कोई 12 महीने में इतना महंगा हो गया, कोई जिसमें आदमी को लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा आंकड़ा सही आएगा। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ 2022 के आंकड़े। मार्च में 2 रुपये, अगस्त में 2 रुपये, अक्टूबर में 2 रुपये, नवंबर में 1 रुपये और दिसंबर में 2 रुपये। यानी 2022 साल के अंदर ही 9 रुपये दूध का दाम बढ़ गया। फरवरी में 3 रुपये किलो की फिर बढ़ोतरी हो गई है, और दूध का अब भी जानकारों का कहना है आने वाले समय में ये जो दूध का इन्फ्लेशन है, मिल्क का इन्फ्लेशन है, ये बढ़ता ही रहेगा। अब सवाल आया कि क्यों। सवाल का जवाब वैसे बहुत सरल है, जो आमतौर पर आपको सरकारी लोग दे देंगे, हर जगह मिल जाएगा। और जवाब ये है कि भाई हाल में लंपी रोग हो गया था। लंपी रोग में ये होता है कि वो जो गाय होती हैं या मवेशी होते हैं, उनकी त्वचा पे गांठ बन जाती हैं, बड़ी बड़ी पूरे शरीर पे बनती चली जाती हैं। उसके कारण बड़ी संख्या में जानवरों की मौत हुई भारत में, और करीब बताया जा रहा है कि 1,89,000 के करीब जानवर मारे गए। आंकड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके अलावा बड़ी संख्या में जब बीमार जानवर होते हैं, लंबे समय तक उनका दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित होता है। जब आप बीमार होंगे तो दूध कैसे देंगे। इसके कारण दूध के उत्पादन में असर पड़ा, और 22-23 में ये बताया जा रहा है दूध का उत्पादन स्थिर रहा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जब कोरोना आया था तो दूध बिक नहीं रहा था, तो जो लोग दूध का कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्होंने दूध का उत्पादन घटा दिया था। जितना बिकता है उतना ही पैदा किया जाए। वो कैसे घटाया होगा, बड़े अचरज की बात है, क्योंकि आपने एक मवेशी को पाला हुआ है, उसको आप खाना खिला रहे हैं, तो उसको आप ये तो कहेंगे नहीं कल से कम दूध पैदा कर दो। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि कोविड के दौरान दूध का उत्पादन कम हो गया था, और उसके बाद में कोविड चला गया, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा। अभी तक ये जानकारी मिल रही है, और कह रहे हैं कि उत्पादन ये है स्थिर बना हुआ है। इसके साथ साथ एक समस्या और बताई जा रही है, और वही है कि जो खेती की ज़मीन है वो कम हो रही है, और चारे का उत्पादन भी कम हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि एक लंबे समय से भारत में उतना ही चारा पैदा हो रहा है। आबादी बढ़ती जा रही है, दूध की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन चारा उतना ही है। भारत में 84 मिलियन टन ही हरा चारा पैदा होता है, जबकि इसकी ज़रूरत 1.45 बिलियन टन की है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसके साथ साथ 70 मिलियन टन हरे चारे की, मतलब 7 करोड़ टन हरे चारे की डेयरी इंडस्ट्री को भारत में कमी रहती है। जो हरे चारे की जो कीमत है वो उसके कारण बढ़ गई है। डिमांड सप्लाई का रूल आप जानते हैं। जब कोई चीज़ बाज़ार में उपलब्ध कम होती है और उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उसका दाम बढ़ जाता है। जो पहले 2-3 रुपये किलो मिलता था हरा चारा, वो 15 से 20 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। और जो सूखा चारा होता है, कंसंट्रेटेड फीड प्रोडक्शन है, वो 24 मिलियन टन हो गया है, जबकि डिमांड है 35 मिलियन टन की। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाय है उससे पैदा होने वाला जो रोज़ का दूध का उत्पादन था,
8 से 10 लीटर का वो 4 से 5 लीटर ही आ गया है, क्योंकि पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं है। ये हुआ एक बयान जो सरकार दे रही है, जो अर्थशास्त्री दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर का एक छोटा पहलू है। एक बड़ा पहलू ये भी है कि हमारे यहाँ पे, हमारे देश में, ये तो हुआ सीधा सीधा आपके सामने आंकड़ा कि डिमांड भाई साहब बहुत ज़्यादा है और चारा मिल नहीं रहा है, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो मवेशी थे बहुत सारे, वो मारे गए लंपी रोग से, तो आपके पास एक तो मवेशी कम हो गए, और जब जो मवेशी बचे हुए उनको पर्याप्त चारा नहीं मिल रहा है, इसलिए मवेशी ज़्यादा दूध नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक समस्या ये भी है कि अगर आपके पास चारा नहीं होगा और मवेशी होंगे ज़्यादा, तो उसमें जो उत्पादक मवेशी नहीं है, जिन मवेशियों के पास में दूध नहीं है और वो आपके पास बंधे हुए हैं, आप उनको कोशिश करेंगे कि चारा ना खिलाना पड़े। मनुष्य इसी तरह का लाभ हानि में सोचने वाला जीव है। तो क्या होगा, आप धीरे से अपनी एक गाय को लेकर जाएंगे जिसका आपसे भावनात्मक जुड़ाव था, आपके घर में बंधी हुई थी, आपसे रोज का उसका मिलना जुलना था, घर के कंफर्ट में थी, एक छप्पर आपने डाला हुआ था उसके ऊपर, उसको ले जाकर कहीं छोड़ आएंगे। और धीरे धीरे करके, ऐसा करके बड़ी मात्रा में समाज में आवारा जानवर इकट्ठे हो गए। ये भी हमने हाल के सालों में देखा होगा। ये आवारा जानवर, आपको लगता है कि आपने खाना, आपका चारा बच गया, लेकिन ये आवारा जानवर जहाँ भी जाएंगे वहाँ कुछ तो खाएंगे। तो एक चारे की उपलब्धता पे एक असर इस तरह के जो छुट्टा छोड़ दिए गए जानवर हैं उनका भी पड़ा, क्योंकि वो तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन वो भोजन के लिए कहीं पे भी घुस जाते हैं, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। अब आते हैं असली समस्या पे, जो एक फ्यूचरिस्टिक व्यू है। हम अपने देश की नीतियां देख रहे हैं कि देश की नीतियां किस तरफ जा रही हैं। सरकार ने अभी जो यूरो 6 के मानक आए हैं, उनका पार्ट 2 आया, उसके हिसाब से 20% आपको पेट्रोल में, आपको ये जो अल्कोहल में लाना पड़ेगा, इथेनॉल जिसको कहते हैं आप। ये कहाँ से आएगा? ये खेत से आएगा। इसकी खेती होगी और इसकी खेती में जो एथेनॉल बनाने के लिए पूरा का पूरा खेत का जो फसल होती है, पूरी की पूरी इस्तेमाल हो जाती है। यानी आप जो मक्की है उसको खाली मक्के से नहीं बनेगा एथेनॉल, पूरा का पूरा मक्के का जितना भी पौध होती है वो पूरी की पूरी काट के उसको सड़ा के उसके ज़रिए अल्कोहल बनता है। तो आने वाले समय में जो एथेनॉल के लिए फसलें उगाई जाएंगी, क्योंकि 20% ब्लेंडिंग का मतलब ये है आपके ईंधन में, पेट्रोल में, कि आपका 20% ईंधन की आपूर्ति यहीं से होगी। तो वो जो फसलें उगाई जाएंगी उनके ज़रिए आपको चारा नहीं मिलने वाला है, यानी दूध की महंगाई के लिए तैयार रहिए। दूसरी चीज़, आप जो इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक कार की जो बात होती है उसके साथ में दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि भाई आप उसको इसी थर्मल पावर से चार्ज करें, जैसा आजकल आप कर रहे हैं। वहाँ पे वही धुआं जल रहा है, वहाँ पे वही कोयला जल के बिजली बन रही है और वही बिजली आती है, उसी से आप अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। लेकिन जो ग्रीन एनर्जी का कंसेप्ट है, जिसको जाकर साइन करके आए मोदी जी, जिसको नेट ज़ीरो कहते हैं, कई वीडियो में इस पर बना चुका हूँ। 2030 तक हमने कहा कि हम आधा कर देंगे कार्बन उत्सर्जन भारत वाले। तो उसके लिए आपको कोयला जला के बिजली नहीं बनानी होगी। अगर कोयला जला के आपने अपनी ईवी को चार्ज किया तो आप बराबर ही धुआं छोड़ते रहेंगे, बल्कि ज़्यादा होगा। तो आप कह रहे हैं कि आप ईवी चला रहे हैं, लेकिन प्रदूषण आप सड़क पे नहीं कर रहे हैं, प्रदूषण आप कर रहे हैं बिजली घर में कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप सोलर फार्म लगाएंगे, जो अभी बहुत सारे लग चुके हैं। अडानी जी ने भी बहुत बड़ा लगाया है, कई कई किलोमीटर तक कांच के जो सोलर पैनल होते हैं वो लगे होंगे। और इस काम को करने के लिए खेतों का इस्तेमाल किया जाएगा, रेगिस्तानों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी तरह ज़रूरी नहीं खेरों का, लेकिन खेतों का इस्तेमाल उसमें अधिकांश होगा। कुछ एक कर लेंगे आप रेगिस्तान में, कुछ एक आप नहरों के ऊपर लगा लेंगे, लेकिन खेतों का इस्तेमाल उपज उगाने के बजाय बिजली उगाने में किया जाएगा। वहाँ पे सोलर फार्म लगा दिए जाएंगे। ये यानी फिर से अगर वहाँ से फसल नहीं होगी तो चारा भी नहीं आएगा। अनाज की किल्लत अलग से है। तो ये जो तथाकथित नई तकनीक आ रही है, जैसे जैसे आप इसको एडॉप्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको जानवरों के लिए भी और खुद के लिए भी
खाने के लिए परेशान होना पड़ेगा। अंततोगत्वा आने वाले समय में ये जो दिक्कत है चारे की, ये बढ़ेगी, दूध का उत्पादन कम होगा और इसीलिए सरकार कह रही है ज़रूरत पड़ी तो हम इंपोर्ट करेंगे। इससे पहले भी कई बार इंपोर्ट करने के लिए दूध और उससे जुड़े हुए पदार्थ, उसके दूध का पाउडर वगैरह इंपोर्ट होता है, उसके लिए कई पुश किए जा चुके हैं। उसके पीछे की अलग कहानी है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे अभी एक समझौता हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वो अलग है, उस पर बाद में जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।